हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम सॉल्व करवाएंगे आईसीआर 2015 का पेपर, ठीक है। और जो 20 तक के पेपर हैं 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। ओके, चलिए। तो इसमें दिया है, देखो, इन एन ऑर्चर्ड ऑफ फुली ग्रोन अप मैंगो ट्रीज अ सुटेबल इंटरक्रॉप। देखिए, आम की पूरी तरह से उगे हुए वृक्षों के बाग में उगाए जाने के लिए उपयुक्त अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग पूछी है कि मान लो सपोज ये हमारे मैंगो ट्रीज हैं, तो इनके बीच में कौन सी फसल जो है हम इंटरक्रॉप के रूप में ग्रोन कर सकते हैं, उगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका है ब्रिंजल, चिली, सेकंड है जिंजर, और थर्ड है चिली, और फोर्थ है टोमेटो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सही, जिंजर, ठीक। आंसर क्या होगा इसका? सही, जिंजर। तो जिंजर को है आम के जो मेन क्रॉप है हमारी, जो आम का बाग है, उसके बीच में जो एरिया होता है उसमें क्या है, हम आसानी से उगा सकते हैं इंटरक्रॉप में। और बाकी जितने भी हैं ब्रिंजल, चिली और टोमेटो जो है वो नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो अंडरग्राउंड इकोनॉमिक पार्ट होता है इसका, धरती के नीचे होता है, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, मैंगो क्या है, मेन क्रॉप है। इससे एक या दो क्वेश्चन मिनिमम एक तो रहता ही है, मैक्सिमम 2-3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेकंड है, इन इरिगेटेड एरियाज मैंगो इज प्लांटेड ड्यूरिंग। सिंचित क्षेत्रों में आम की जो रोपाई है कब की जाती है? तो ऑप्शन है अप्रैल से मई, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर, और फरवरी से मार्च। देखो, नॉर्थ इंडिया में क्या है, आम को एक सीजन में ओनली, जैसे जो है जून जुलाई में क्या है, प्लांटिंग करते हैं इसकी। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है, 2 जून जुलाई और फरवरी मार्च। तो इसका जो सिंचित क्षेत्रफल, अगर इसकी बात करेंगे हम, कब रोपाई की जाएगी, तो फरवरी से मार्च में, ठीक है। तो आम की जो प्लांटिंग है वो कब की जाएगी, रोपाई कब की जाएगी? फरवरी से मार्च में। तो इसका आंसर क्या, कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। चलिए अगला देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप, अंगूर का भाई वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ये इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? विटिस बेनिफेरा। ये 2016 या 17 के पेपर में भी दिया गया था, ठीक है। तो पहले क्या था कि हर बार रिपीट होते थे क्वेश्चन, कई रिपीट होते थे। इस बार भी देखो, जितने भी हम लगभग सॉल्व कर लेंगे, तो लगभग पेपर में जो है हमें इससे 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है, जो रिपीट हुए हैं, सेम ऑप्शन। चलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। आगे देखते हैं। दिया है बीजीए इज मोर रिलेवेंट टू द कल्टीवेशन ऑफ। किसकी खेती के लिए बीजीए को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे नील हरित शैवाल। ये क्या होता है? एक बायो फर्टिलाइजर होता है, जैव उर्वरक होता है। तो किस फसल में इस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या सही होगा? पैडी, जिसे हिंदी में कहते हैं धान, ठीक है। तो ये क्या करता है, लगभग पैडी में जितना नाइट्रोजन दिया जाता है, ये नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है सॉइल में। तो जितना नाइट्रोजन दिया जाता है उसका 20 से 30% जो है ये नाइट्रोजन की डिमांड को घटा देता है। कितना घटा देता है? 20 से 30%। तो ये याद रखेंगे। तो ये किस में किया जाता है, यूज किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर, पैडी के अलावा और किसी में नहीं किया जाता। जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे शुगर केन है, मेज है और स्मॉल मिलेट है। देखो, शुगर केन में एक है एजोटोबैक्टर, ठीक है, और एजोस्पाइरलम का भी प्रयोग जो है मेज वगैरह में हम कर लेते हैं, और जितनी मिलेट्स आती हैं हमारी, ठीक है। अगर हम मेज में प्रॉपर बात करें तो इसमें भी एजोटोबैक्टर का हम प्रयोग कर सकते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? सेकंड, पैडी। चलिए अगला देखते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट वाला है, जो आगे पूछा गया है। रेटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। निम्न में से किस फसल के लिए जो है पैडी को अपनाया जाता है, या रेटूनिंग को क्या हिंदी में कहते हैं? पैडी, ठीक है, पैडी को अपनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? शुगर केन। देखो, इसके क्या होता है, जब हम मेन फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं,
मेन फसल को मान लो मैंने जो गन्ना था यहाँ से इसको कट कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके जो नोट्स, जो 1-2 नोट्स बच जाते हैं, इससे क्या हो जाती है फिर रीग्रोथ होने लगती है। तो इसके द्वारा जो है वो गन्ने की फसल को लेना, जो सेकंड क्रॉप है, स्टबल से दूसरी फसल लेना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेटूनिंग कहलाता है। ये जो प्रैक्टिस है वो शुगरकेन के अलावा जो राइस की कुछ स्पीसीज हैं, कुछ वैरायटी हैं, उसमें रेटूनिंग हम अपना सकते हैं, ठीक है। और जितनी फॉडर क्रॉप्स होती हैं उसमें रेटूनिंग ले सकते हैं हम, जैसे उसमें भी कह सकते हैं भाई बरसीम में रेटूनिंग लेते हैं, ठीक है, बार बार ग्रोथ होती रहती है उनके स्टबल से, ठीक है। ये क्या कहलाती है, रेटूनिंग कहलाती है। तो एक प्रैक्टिस किस में की जाती है, मेनली शुगरकेन में की जाती है। और ये ध्यान रखिए, रेटूनिंग जो है हमेशा 1 ईयर ही ली जाती है। एडवाइजेबल कितनी होती है, 1 ईयर ओनली। जैसे शुगरकेन के बाद जो है हम 1 साल तक रेटूनिंग सिर्फ जो गन्ना है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, पूरे फील्ड को साफ कर दिया जाता है, फिर हम उससे स्टबल से नेक्स्ट क्रॉप नहीं लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, चौथा। चलिए, दिया है हॉट वाटर ट्रीटमेंट गिवन टू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू इनएक्टिव एंजाइम इज कॉल्ड, ठीक है। तो एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए फलों तथा सब्जियों में किया जाने वाला तत्व जल उपचार क्या कहलाता है, ठीक। तो ये कहलाता है आपका ब्लांचिंग, ठीक है। और शॉर्टनिंग क्या होती है, ग्रेडिंग टाइप होती है। देखिए, शॉर्टनिंग में छटाई करते हैं, जो अच्छे फ्रूट होते हैं उनको निकाल लेते हैं, हेल्दी को, ठीक है ना। और क्लीनिंग में भी सफाई कर देते हैं, और गंदीकरण में कुछ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ऐड करते हैं, ठीक। तो इसकी जो डेफिनेशन सीधी ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लांचिंग, ठीक है। ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज होने वाली टर्म है। जब हम क्या करते हैं, मेन फसल को जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल हाईली पेरिसेबल नेचर के होते हैं, जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए ये जो प्रोसेस है वो की जाती है, जिसे प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए फलों व सब्जियों में किया जाने वाला तत्व जल उपचार जो है किया जाता है, गर्म जल उपचार या तत्व जल उपचार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 4th। चलिए, अगला देखते हैं, द प्रोटीन कंटेंट इन काऊ कोलेस्ट्रम, गाय के कोलेस्ट्रम में, जिसे कोलेस्ट्रम को कहा जाता है खीस, क्या कहा जाता है, खीस में प्रोटीन का अंश होता है। देखो, खीस क्या होती है, जो उडर होता है उससे, जैसे काविंग के जस्ट बाद जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो गाय के कोलेस्ट्रम या खीस में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर इसका क्या होगा, 15.5%, ठीक है, 15.5%। तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd सही। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, भाई कोलेस्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, ओडर से सिक्रीशन होने वाला लिक्विड जो काविंग के बाद, जस्ट आफ्टर बाद सिक्रीट होता है, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका कोलेस्ट्रम। तो इसमें प्रोटीन कितना होता है, 15.5। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट कंटेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। एसएसपी में कभी सल्फर पूछी जाती है, कभी फास्फोरस पूछी जाती है, और जो पाया जाता है वो पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या पूछ लिया गया है कि कौन कौन से तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उनको नोट कर लेंगे हम लोग। जैसे इसमें क्या पाया जाता है, पहला तो फास्फोरस पाया जाता है, जो P2O5 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। P2O5 कितना पाया जाता है, 16%, ठीक। फिर इसके बाद इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, लगभग 19%, कितना लगभग 19%। इसके अलावा जो है वो सल्फर कितना, 12%, ठीक है। एक और सेकेंडरी न्यूट्रेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम 0.3%। अब देखिए, यहाँ पे अब हम मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो क्या है, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, इसमें 3 ही पूछे हैं, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर। देखिए, ये आंसर इसका पहला सही हो जाएगा। अगर इसमें मैग्नीशियम भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जो भी है, तो मैग्नीशियम कितना होता है, 0.3%, ठीक। ये बात हो गई देखो सिंगल सुपरफास्फेट की। डबल सुपरफास्फेट में भी हम याद रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम जो होता है डबल सुपरफास्फेट में, फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1.5% तक, ठीक। तो उसमें जो है सल्फर नहीं पाया जाता। P2O5 डबल सुपरफास्फेट में होता है लगभग 32%। अगर कैल्शियम की बात करें तो 14.3%, और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो लगभग 1.5%। ये चीज़ें इसमें डबल सुपरफास्फेट में
पाई जाती है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में क्या है, फास्फोरस जो है वो कितना हो जाता है 48%। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका आंसर, पहले का, पहला 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, तो ये कंटेंट याद रखें कितना का परसेंट पाया जाता है, कई बार पूछा भी गया है BHU में। ठीक है, सल्फर कितना पाया जाता है SSP में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हड्डा बीटल जो है वो किसका मेजर पेस्ट है, किसका मेजर पेस्ट है, जिसे हड्डा भृंग कहते हैं। ठीक है, तो कैबेज का है, पोटैटो का है, टोमेटो या ब्रिंजल, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिंजल। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है इपी लेकना विग्नी टिंटो पंक्टाटा, टिंटो पंक्टाटा। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये याद रखें, ये क्या है, जीनस है, ये स्पीसीज है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम होता है किसका, ब्रिंजल हड्डा बीटल का। तो जो हड्डा बीटल है ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे, जो इंसेक्ट है उसका वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे पूछा जाए मेजर पेस्ट क्या होता है इसके अलावा जो है ब्रिंजल का, तो फ्रूट एंड सूट बोरर, फ्रूट एंड सूट बोरर, फ्रूट एंड सूट बोरर। ठीक है, ये भी क्या है, ये ब्रिंजल के अलावा ओकरा का भी है, ब्रिंजल के अलावा ओकरा का भी इंसेक्ट है। ठीक है, तो इससे भी याद रखेंगे। तो हड्डा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पी लेकना विग्नी टिंटो पंक्टाटा, विग्नी टिंटो पंक्टाटा। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। चलिए अगला देखते हैं, तोरिया। ठीक है, तोरिया जो है वो, हाँ, तोरिया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन। ठीक है, अल्पविधि की फसल तोरिया मुख्यतः कब उगाई जाती है। देखो तोरिया जो है वो कैच क्रॉप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कैच क्रॉप। किसका, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है, जब हमारी मेन फसल फेल हो जाती है, मेन फसल फेल हो जाती है तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास समय बचता है वो बहुत कम बचता है, तो ऐसी फसल का चुनाव करते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट कर ले। तो तोरिया उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, या किसी फसल में हमें इंटरक्रॉपिंग करनी हो तो हम तोरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूछा है किस सीजन में उगाई जाती, तो आप याद रखेंगे जो इसका सीजन है वो क्या है, विंटर सीजन। ठीक है, कब उगाई जाती है, शरद ऋतु, विंटर सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, वही सितंबर से इसकी बुआई शुरू हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, 4th। तो कैच क्रॉप का भी उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तोरिया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अगला है फॉर सी ट्रीटमेंट थीरम इज जनरली यूज्ड एट द रेट ऑफ, इसमें दिया बीजोपचार के लिए सामान्यतः थीरम, ठीक है, का प्रयोग किस दर पर किया जाता है। इसका अमाउंट पूछा है कि क्वांटिटी जो है हम बुवाई से पहले सीड में कितना मिलाते हैं। ठीक है, किस रेट से मिलाते हैं, तो ऑप्शन है 0.55 ग्राम पर केजी सीड, या सेकंड है 1 ग्राम, या 2 ग्राम, या 4 ग्राम। देखिए इसका जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है, लगभग 2 से 2.5, कितना, 2 से 2.5 ग्राम पर केजी, यानी 1 केजी सीड को कितने थीरम से ट्रीट करेंगे, 2 से 2.5। तो इसका आंसर जो होगा वो 3rd सही होगा, 2 ग्राम पर केजी सीड। ठीक है, तो 4 बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर इनकी बात करें तो ये कम हो जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, सही 2 ग्राम पर केजी सीड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 3rd। थीरम क्या है, मेनली फंजीसाइड है। ठीक है, याद रखेंगे, फंजीसाइड, कवकनाशी जिसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, टाइमली सोन व्हीट क्रॉप रिक्वायर्ड हाउ मेनी इरिगेशन, समय पर बुवाई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ इरिगेशन क्या होती है एक सामान्य फसल को। ठीक है, जो गेहूं की फसल है जैसे से हम समय से बोते हैं तो कितनी होगी, 5 से 6, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 5 से 6। इसमें भी देखो सबसे पहली जो है आपकी आ जाती है CRI स्टेज, जिसे कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, जो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद आती है। इसके बाद आपके टिलर निकलने लगते हैं, टिलरिंग स्टेज। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जॉइंटिंग स्टेज, जैसे गांठ बनते समय। ठीक है, जब गांठ बनने लगती है, नोड बनने लगते हैं, नोड एंड इंटर नोड। ठीक है, नोड क्या होते हैं,
जो गांठे टाइप की होती है उनको नोड कहते हैं। इंटरनोड दो नोड के बीच की दूरी या डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज जिसे पुष्पासन अवस्था कहते हैं। और फिफ्थ है मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज। और लास्ट वन है डफ स्टेज, कठोर बन जाता है सीड, डफ स्टेज, ठीक है। इनको याद रखेंगे। ये जो है CRI स्टेज आती है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। और ये 40 से 45 दिन बाद, बुवाई के 40 से 45 दिन बाद। और जॉइंटिंग स्टेज आती है आपकी 60 से 65, डे आफ्टर सोइंग। और फ्लावरिंग स्टेज 80 से 85। और मिल्किंग स्टेज आती है 100 से 105। और डफ स्टेज, जो मिल्किंग स्टेज होता है, मिल्की फ्लड टाइप, लिक्विड टाइप का सीड में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद डफ में कैसे कन्वर्ट होता है, तो वही फ्लड जो होता है वो हार्डनेस में बदल जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो लगभग 120 से 125 दिन बाद, 125 दिन बाद। तो एक हफ्ते बाद लगभग क्या है, इसकी डफ स्टेज के लगभग एक वीक बाद क्या है, गेहूं को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, एक पहली CRI, टेलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डफ स्टेज, ठीक है। ये भी जो स्टेजेस, ग्रोथ स्टेजेस हैं वीट में, ये बताई थी डॉक्टर RBL भारद्वाज ने। उनके अनुसार जो है वो 6 स्टेज पे इरिगेशन की जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 5 से 6। चलिए फिर डिपेंड करता है, देखो सिंचाई कितनी देनी है। तो सिंचित दे है, यहाँ पे देखो समय पर बोएगी, एक नॉर्मल सिंचाई दी है। अगर मान अवेलेबिलिटी है, हमारे पास अवेलेबिलिटी 2 या 3 की है, तो इसके अनुसार जो मोस्ट क्रिटिकल होगी उसके अनुसार सिंचाइयाँ इसमें देंगे, ठीक है, गेहूँ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ड्यूरेशन ऑफ अधिसाली शुगरकेन क्रॉप। अधिसाली गन्ने की फसल की अवधि क्या होती है। देखो अधिसाली होता है 18 मंथ का, ठीक है। एक होता है एक साली, एक होता है अधिसाली, ठीक है। एक साली 12 महीने में मैच्योर होता है, 11 से 12 महीने एक साली, ठीक है। और अधिसाली क्या है, 18 महीने में तैयार होता है, 16 से 18 महीने में। और ये बोया जाता है आपका लगभग जून से जुलाई में, ठीक है, जून से जुलाई में। तो ये याद रखेंगे। और 6 महीने वाला गन्ना कौन सा होता है, जो हम सीड के लिए, मुख्यतः सीड के लिए ओनली उगाते हैं। मेन पर्पस हमारा क्या होता है, जब हमें सेट्स यूज करने हो, सीड यूज करना हो, तो क्या है 6 महीने सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अगर एक अधिसाली की बात करें तो 18 महीने, और एक साली की बात करें तो 12 महीने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3rd। इसमें दिया है, देखो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, ठीक है। तो NPK क्या है, प्राइमरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये क्या है, सेकेंडरी है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2nd। और ये 3 जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। इसके अलावा इसमें देखो कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और निकेल। इसमें कोबाल्ट को छोड़ के मोलिब्डेनम, निकेल जो है वो क्या है, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। और जो कोबाल्ट है आपका, वो है आपका बेनिफिशियल, क्या है, लाभदायक, ठीक है। लाभदायक में और भी आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, वेनेडियम है, सोडियम है और कोबाल्ट, ये बेनिफिशियल में आ जाते हैं। वैसे बेनिफिशियल होते तो काफ़ी हैं, लेकिन इनको ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका क्या होगा, 2nd। अगला देखते हैं, हर्बिसाइड विच यूज्ड एज अ ग्रोथ। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था जब डिस्कस कराया था पेपर, ठीक है, जो आगे 17 या 16 में दिया था, ठीक है। तो उसमें बताया था मैंने कौन सा हर्बिसाइड जो है वो हार्मोन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर बता देते हैं, जो देखो 2,4-D होता है, उसको हार्मोन के रूप में कब प्रयोग करते हैं, हार्मोन के रूप में जब इसका कंसंट्रेशन, सांद्रता 20 ppm से कम रखते हैं। और यही हर्बिसाइड का काम करता है कब, जब 20 ppm से अधिक सांद्रता होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यही पूछा गया है, वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी, ठीक है, हर्बिसाइड विच यूज्ड एज ए ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कौन सा हर्बिसाइड है जो ग्रोथ हार्मोन के रूप में प्रयोग होता है, तो 2,4-D, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं। ये जो और भी है, जो पेंडिमेथिलीन, ये नॉर्मली हर्बिसाइड ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है जायद क्रॉप जो है वो कब उगाई जाती है, ठीक है। जायद जो है वो कब उगाई जाती है, तो जून से अक्टूबर, 2 है फरवरी से मई, मई से जुलाई, या सितंबर से दिसंबर, ठीक है। देखो जो जायद होती है वो कब से कब तक होती है, फरवरी से मई। मई के बाद जब शुरू हो जाता है आपका खरीफ सीजन, खरीफ, ठीक है। खरीफ कब से हो जाता है, जून से
जून जुलाई से शुरू होता है, तो अगस्त सितंबर लगभग कहाँ तक चलता है, सितंबर तक खरीफ। फिर इसके बाद शुरू हो जाता है सितंबर के बाद रबी सीजन। रबी सीजन कब से, अक्टूबर से कहाँ तक, जनवरी तक, जनवरी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। सीजन के हिसाब से फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। तो इसमें जायद का पूछा है फरवरी मार्च, खरीफ का भी याद रखेंगे जून से सितंबर, और रबी का अक्टूबर से जनवरी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। अगला देखते हैं, पूसा 1509 इज अ वैरायटी ऑफ। ठीक है, तो वीट की है, सोयाबीन, चिकपी या पैडी। तो जो एक्चुअली ये पूसा 1509 जो है वो पैडी की है, ये बासमती की है मेनली। ठीक है, बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस की प्रजाति है जो किसकी है, पैडी या धान की है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राफ्ट ब्रीड ऑन कैटल। जो गौ पशु होते हैं उसमें ड्राफ्ट ब्रीड जो है, जो जिसको हिंदी में कहते हैं भारवाही, क्या कहते हैं, भारवाही। ठीक है, या भार ढोने वाली। ठीक है, भारवाही एक ही बात है। तो इसमें ऑप्शन है साहिवाल एंड रेड सिंधी, सेकंड है नागौरी एंड हल्लीकर, अंगूल एंड हरियाणा, या काकरेज एंड गिर। देखो इसमें नागौरी और हरियाणा ये जो है ये मेनली भारवाही हैं, ड्राफ्ट ब्रीड हैं। ठीक है, और बाकी जो है आपकी साहिवाल, रेड सिंधी, अंगोल, हरियाणा ये क्या होती हैं, ये इसमें कुछ इनके कुछ जो है बैल वो ड्राफ्ट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, और जो है मेनली क्या है, मिल्च कैटल हैं, दूध देने वाली हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, साहिवाल जैसे साहिवाल है, काकरेज है, ये क्या है, मिल्च कैटल है। नागौरी और हल्लीकर जो है वो क्या है, ड्राफ्ट ब्रीड है, बोझा ढोने वाली या भारवाही। ठीक है, गौ पशु की नस्लें। तो आंसर क्या होगा, सेकंड। अगला लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड पूछा है भाई बफेलो का कितना होता है। ठीक है, तो बफेलो का लगभग 7 से 9 मंथ होता है लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, दुग्ध काल, या आप कह सकते हो जब काविंग होती है उसके कितने दिन तक भैंस जो है वो दूध देती रहती है, तो 7 से 9 महीने तक मिल्क को देती है वो। अगर हम काऊ की बात करें तो काऊ लगभग वही 300 से 310 दिन, कितना, 300 से 10 दिन या 305 दिन। ठीक है, ये जो है वो काऊ मिल्क देती है इतना। अगर आपसे पूछा जाए इसमें ड्राई पीरियड, अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल ड्राई पीरियड जो है वो भैंस का या काऊ का कितना रहना चाहिए। ड्राई पीरियड का मतलब है जब दूध देना बंद कर देती है उसके कितने महीने तक वो दूध न दे या हम काविंग ना हो तो सही रहता है। तो ड्राई पीरियड की बात करें तो आपका होता है 60 दिन, 60 से 70 दिन। इतना ड्राई पीरियड, इतना गैप होना चाहिए। एक फर्स्ट काविंग से सेकंड काविंग के बीच में जो है वो गैप कितना होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ से देना शुरू किया, 7 से 9 महीने बाद क्या है, दूध देना बंद हो जाएगी, तो लगभग 2 महीने तक जो है वो ड्राई पीरियड में रहनी चाहिए। ठीक है, फिर अगली ब्यात पे जो दूध देगी उसमें मिल्क प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। अगर लगातार देती रहेगी तो जो कैल्शियम की कमी है पशु में आ जाती है, कैल्शियम की कमी, और भी तमाम तरह के रोग लग जाते हैं उसमें उडर में। ठीक है, थनैला वगैरह। तो ड्राई पीरियड 7 दिन होता है, लैक्टेशन पीरियड जो है वो कितना होता है, 7 से 9 मंथ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अरुमंथी शाकभोजी पशु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रूमिनेंट हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, नॉन रूमिनेंट की बात करेंगे तो देखो काऊ और गॉट और सीप ये क्या होते हैं, यू रूमिनेंट होते हैं। ठीक है, और खरगोश, इसमें खरगोश है आपका, स्वाइन है जिसे सुअर कहते हैं, स्वाइन, और आपका डॉग, ये नॉन रूमिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो रैबिट, स्वाइन और डॉग। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ, रैबिट, ये रूमिनेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, और सैंकरस सिलियरिस जो होता है वो अंजन ग्रास का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, टिक्का डिजीज़। टिक्का डिजीज़ ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी सॉल्व करवाया था। तो ये टिक्का जो रोग होता है वो किसका होता है, ग्राउंड नट का होता है, जिसे मूंगफली कहते हैं। ठीक है, टिक्का। तो आंसर क्या होगा इसका,
पहला इसको लीफ स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा, लीफ स्पॉट। ये देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्ली लीफ स्पॉट, ठीक है, एक होता है लेट लीफ स्पॉट, ठीक है, लीफ स्पॉट। एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। अब देखिए अर्ली जो होता है ये मेनली देखो फंगस के कारण होता है। किसके द्वारा कारण होते हैं? फंगस के कारण। इसका जो फंगस का नाम होता है वो होता है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा RHD कोला, ठीक है। ये किसका है? अर्ली लीफ स्पॉट का है। अगर हम बात करें लेट लीफ स्पॉट की, ठीक है, पछैती पत्ती धब्बा या पछैती टिक्का डिजीज, तो ये होता है इसका वो होता है फंगस का नाम सर्कोस्पोरा परसोनाटा, ठीक है। ये चीज़ इसमें याद रखेंगे। और भी मूंगफली में जैसे और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे पॉपिंग क्या होता है, ठीक है, पॉपिंग कैल्शियम की कमी से हो जाता है। कभी कभी देखा होगा मूंगफली खाते समय जो है वो मूंगफली कुछ खाली निकल जाती है, तो उसी को कहते हैं ब्लैंकिंग हो जाती है, खाली रह जाती हैं, रिक्त रह जाती हैं, उसी को कहते हैं पॉपिंग। वो किसकी वजह से होता है? जब सॉइल में डिफिशियंसी हो जाती है कैल्शियम की, ठीक है, उसकी वजह से पॉपिंग हो जाता है। और इसमें एक आता है पैगिंग, तो उसमें क्या है? पैग बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पैगिंग कहलाती है। कुछ चीज़ें हैं देखो जो फसल में पूछी जाती हैं, पैगिंग है, तो पैगिंग में ये पूछा जाता है पैगिंग कब आती है, ठीक है, पैगिंग जो है कितने दिन बाद आती है बुवाई के, तो आप याद रखेंगे पैगिंग जो है वो लगभग 50 से 55 दिन बाद आती है बुवाई के। और पैगिंग के समय कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन हम नहीं करते हैं, कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन अंतः, जिससे क्या होता है? पैगिंग में समस्या होती है। अगर सॉइल के बाहर पैग रह जाएगा तो जो पॉड का फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें इतनी चीज। किसके द्वारा होता है? ये फंगस के द्वारा होता है, टिक्का डिजीज। फंगस के नाम बता दिए, अर्ली का, लेट का, ठीक है, इसको लीफ स्पॉट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्राउनिंग, भूरापन, किसके द्वारा होता है? भूरापन, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? आपका बोरान की कमी। जब क्या हो जाती है? बोरान की कमी हो जाती है। क्या? मेनली माइक्रोन्यूट्रेंट है। और मॉलिबेडनम की कमी से होता है विप्टेल इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। और भी हैं देखें, जैसे जिंक की कमी, तो इसमें खैर जिंक की कमी से कोई डिजीज़ नहीं होता है। अगर हम जिंक की कमी की बात करें अन्य प्लांट में, तो जैसे खैरा डिजीज़ है, खैरा डिजीज़ इन पैडी, ठीक है, वो भी किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। और वाइट बर्ड इन मेज, सफ़ेद कलिका रोग जो है मक्के में होता है। अगर हम इसकी बात करें आयरन की, तो राइस में भी एक डिजीज़ आयरन की कमी से होता है, जिसे इवोरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, इवोरी डिजीज़ या वाइट आई डिजीज़, ठीक है। एक टॉक्सिसिटी से भी होता है ब्राउनिंग, इसमें भी एक राइस में एक टॉक्सिसिटी हो जाती है जिसको कहते हैं ब्राउनिंग, भूरापन, वो आयरन की अधिकता से होता है, ठीक है। और कमी से क्या हो जाता है? इवोरी डिजीज, ठीक, और वाइट आई डिजीज, ठीक है। तो ऐसे कई डिसऑर्डर हैं जिन्हें डिसऑर्डर कारकी विकार कहते हैं, जो पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। विप्टेल होता है किससे? मॉलिबेडनम से। और ब्राउनिंग किससे होता है? बोरान से, ठीक। तो इसका क्या होगा आंसर? सेकंड। चलिए हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम आर कंटेंट इन, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। देखो पाचक एंजाइम जो है वो किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। तो आंसर इसका क्या होगा? लाइसोसोम, ठीक है। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। गोल्जी बॉडी को एक नाम दिया गया है सेल्फ सुसाइडल सेल, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, ठीक है। तो आपको लाइसोसोम ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो किस में पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। विच इज ग्रोन एज अ ट्रैप क्रॉप इन कॉटन, ठीक है। ट्रैप क्रॉप को कहते हैं फंदा फसल, ठीक है, ट्रैप करना, किसी को पकड़ना, ठीक है। पकड़ते किसको है? इंसेक्ट के लिए ट्रैप क्रॉप का यूज करते हैं, इंसेक्ट के लिए या कोई भी पेस्ट के लिए, इंसेक्ट या कोई भी पेस्ट के लिए। पेस्ट का मतलब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और समझा देते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट, इंसेक्ट और पेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है पेस्ट लिखा रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं, या हम सिर्फ डिनोट करते हैं कि भाई पेस्ट का मतलब इंसेक्ट ही होता है, ठीक है। इंसेक्ट का मतलब होता है, देखो इंसेक्ट जो होता है कीट, इसे हिंदी में कहते हैं कीट। कीट जो होता है वो बेनिफिशियल और हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल और हार्मफुल,
ठीक है, यानी कि लाभदायक भी हो सकता है और हार्मफुल भी, जैसे कि लगभग जो इंसेक्ट होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। अब बेनिफिशियल में जाकर जैसे आपकी हनी बी हो गई, हनी बी, ठीक है, और भी हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, तो वो बेनिफिशियल की, तो इंसेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। पेस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो वीड हो या कोई डिजीज़ हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये फसल को क्या करते हैं, ऑलवेज हार्मफुल होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कोई भी इंसेक्ट पेस्ट की कैटेगरी में तब आ सकता है जब वह फसल को 5% से अधिक लॉस पहुंचाता हो, वो क्या कहलाएगा, पेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर 5% से उसका लॉसेस जो है वो कम है तो वो पेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, वो अन्य कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये अंतर होता है मेनली किसमें, पेस्ट और इंसेक्ट में, ठीक। तो जो ट्रैप क्रॉप होती है वो जो क्रॉप होती है वो किसी भी पेस्ट के लिए हो सकती है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो वीड हो, चाहे वो डिजीज़ हो, ठीक है। तो जो ट्रैप कॉटन के लिए यूज़ करते हैं वो ओकरा करते हैं, ओकरा के फ्लावर क्या होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, तो इंसेक्ट को जो बॉल वर्म्स होते हैं, बॉल वर्म और एफिड होते हैं, उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो मेन क्रॉप के जैसे कि चारों तरफ क्या है, ओकरा को इस टाइप ग्रो कर देते हैं, तो जो मेन फसल पे इंसेक्ट ना पहुंचकर क्या इसी पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इन पे क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड डाल देते हैं या इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट किल हो जाते हैं आसानी से। अगर पूरी फसल में डालेंगे तो नुकसान भी होगा और पूरी फसल को भी नुकसान पहुंचा देंगे ये तब तक, तो इसीलिए क्या करते हैं, मेन फसल के चारों ओर हम ओकरा को ग्रो कर देते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, 4th, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, ड्रिप सिंचाई पूछा है, कहाँ से विकसित की गई है, तो फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या इटली, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो ये कहाँ से डेवलप की गई है, इजराइल से डेवलप की है। ड्रिप की हिंदी क्या होती है, टपक सिंचाई, क्या कहते हैं इसे, टपक सिंचाई। अब इसके देखो 2-3 बेनिफिट बता देते हैं आपको, ठीक है। टपक सिंचाई पहले समझ लो, इजराइल में एक साइंटिस्ट थे सिमका ब्लास, उन्होंने डेवलप की थी, किसने, सिमका ब्लास ने, ठीक है। अब ड्रिप सिंचाई में देखो जो इसकी यूज इफिशिएंसी होती है, वाटर यूज इफिशिएंसी या इरिगेशन इफिशिएंसी, जल उपयोग क्षमता, जैसे कि जितना हम सिंचाई देते हैं उसका कितना % भाग जो है वो पौधा यूज कर लेता है, तो इसकी सबसे अधिक होती है 80 से 90%। कितनी, 80 से 90%। ओनली 10 से 20% जो है वो वाटर लॉस होता है। वो वाटर लॉस कहाँ होता है, जैसे कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, गर्म हवाएं वगैरह चलती हैं और टेम्परेचर क्या होता है वहाँ का ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या है, कुछ इवेपोरेशन जो है वो सॉइल में पहुँचने से पहले वाटर का हो जाता है। बाकी जो है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पानी इसकी जो कैपेसिटी होती है तो 1 से 4 लीटर पर हावर, इस हिसाब से पानी ड्रॉप वाइज गिरता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसकी इफिशिएंसी जो है वो सबसे अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्न में किस सिंचाई की किस पद्धति में की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसकी होती है, टपक सिंचाई की, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका, तो आंसर क्या होगा इसका, 2nd। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के पिता जो है वो कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। डॉक्टर और जो MS स्वामीनाथन है ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के पिता, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के पिता। और जो BP पाल है, डॉक्टर BP पाल, इन्हें फादर ऑफ रोज कहा जाता है, गुलाब के पिता, ठीक है। तो ये है, तो आंसर क्या होगा इसका, 2nd, क्योंकि इनको व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है, उसको बढ़ाने में। चलिए अगला है अल्टरनेट बियरिंग, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एक, जैसे कि क्या होता है
कि जो मेनली देखो पहले समझ लेते हैं किसमें होती है। तो मैंगो में अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि इस मैंगो में क्या होता है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि एक साल फल देता है और सेकेंड ईयर क्या करता है, फल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गिर जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर क्या है, फल जो पेड़ है वो खाली रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को कहते हैं एकांतरण फलन या अल्टरनेट बियरिंग। ठीक है, देखिए अल्टरनेट बियरिंग जो है वो मैंगो की सभी वैरायटी में नहीं होती है। जितनी आपकी नॉर्थ इंडियन वैरायटीज होती हैं, कितनी कौन सी, नॉर्थ इंडियन वैरायटीज, उत्तर भारत में जितनी भी आम की प्रजातियां उगाई जाती हैं उनमें सभी में क्या है, अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है। और अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट ये क्या होती है, मोनो एम्ब्रियोनिक होती है। मोनो एम्ब्रियोनिक, एक भ्रूणी होती है, एम्ब्रियोनिक। ठीक है, मोनो एम्ब्रियोनिक और अल्टरनेट बियरिंग। इसके अलावा देखो किस किस्म पाई जाती है अल्टरनेट बियरिंग, एप्पल, ओलिव और डेट पाम। ठीक है, तो मैंगो के अलावा हम ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंगो के अलावा अल्टरनेट बियरिंग किसमें पाई जाती है, एप्पल, ओलिव, डेट पाम। ठीक है, और कौन सी वैरायटीज में पाई जाती है मैंगो की, किस प्रजातियों में अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है, नॉर्थ इंडियन वैरायटीज जितनी भी होती हैं अल्टरनेट बियरर होती हैं। दूसरी चीज़ मोनो एम्ब्रियोनिक होती हैं। और जितनी साउथ इंडियन वैरायटीज होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर बियरर होती हैं, लगातार फल देती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पॉली एम्ब्रियोनिक होती है। ठीक है, तो ये करेक्टर हम याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड सही। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साइट्रिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज विद, साइट्रिक एसिड बनने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एस्परजिलस नाइजर। ये क्या है, फंगस है मेनली, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, पहला। अगला क्वेश्चन है, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज, जो पादप है वो किस रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन है यूरिया, डीएपी, नाइट्रेट या नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि जो पौधा होता है वो मेनली किस रूप में नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रेट रूप में। और कुछ पौधे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिकल रूप में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अमोनिकल रूप में। जैसे राइस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, राइस। देखो जो नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है सॉइल में, जो ये लिखा है नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, वो एरोबिक कंडीशन पाई जाती है, ऑक्सीडाइज कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जहां पर जिस सॉइल में ऑक्सीजन होगा वहां क्या है, मेनली जो नाइट्रोजन होगी वो किस रूप में होगी, नाइट्रेट रूप में होगी। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता या रेड्यूस्ड कंडीशन होती है, अनऑक्सीकृत दशा होती है, वहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिकल रूप में होती है। जैसे राइस, ठीक है, राइस का फील्ड जब हम पडलिंग कर देते हैं तो ऑक्सीजन उसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन अगर हम नाइट्रेट रूप में दे भी देते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर जो बैसिलस और स्यूडोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डिनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है वही। ठीक है, आपको बताया भी था, जो डिकम्पोजिशन बताया था ऑर्गेनिक मैटर का, देखो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे, नाइट्रेट रूप में भी पौधे लेते हैं और अमोनिकल रूप में भी लेते हैं। मेनली की बात करें, अगर मुख्यता की बात करें तो वो नाइट्रेट रूप आएगा। अगर मान लो आपको दे दिया जाता है कि राइस जो है वो किस रूप में एब्जॉर्ब करता है, तो अमोनिकल में। क्यों, क्योंकि नाइट्रेट रूप में उस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, अगर पाई जाएगी तो डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कारण बताई दिया आपको, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। अगला, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीट कंट्रोल आफ्टर सोइंग ऑफ व्हीट इज, गेहूं की बुवाई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था, यानी कि कंट्रोल हम कब तक करेंगे, या जो क्रिटिकल स्टेज है वो कितनी है, या कब तक कंट्रोल कर लेना चाहिए खरपतवार को। तो गेहूं में जो होती है वो 30 से 45 दिन होती है। कितनी होती है, 30 से 45 दिन क्रिटिकल स्टेज। क्रांतिक अवधि कितनी होती है वीट कंट्रोल की, 30 से 45 दिन। अगर इसके बाद हम कंट्रोल करते हैं तो लगभग क्या है, काफ़ी परसेंट तक यील्ड लॉस हो चुका होता है। ठीक है, और ये पता चलता है हम जब हार्वेस्ट करते हैं तब। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा। चलिए, रबी मक्का इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ रबी मेज। ठीक है, रबी में उगाई जाने वाली, तो इसका आंसर होगा तरुण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। बाकी क्या है, खरीफ है।
अगली वैरायटी है पूसा रेड, पूसा रेड, नासिक रेड, ये सभी किसकी हैं? ओनियन की हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? सेकंड। ठीक है, ओनियन की वैरायटी जैसे पूसा रेड है, नासिक रेड है, और भी आती है जैसे निफाद 53 है, निफाद 153 है। ठीक है, ये सभी किसकी वैरायटी हैं? ओनियन या प्याज की। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड एट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है कहाँ? मुंबई, नागपुर, नासिक या पुणे। ठीक है, तो पुणे में स्थित है। अब तो न्यू दिल्ली हो गया, ये भी याद रखें। ठीक है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। ठीक, इसमें अगर इस पेपर की बात करें तो पुणे सही होगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर IMD है तो नई दिल्ली में। ठीक है, सुक्रोज किससे मिलके बना होता है? सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो सुक्रोज किससे होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? पहला सही है। ठीक है, ये सभी ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। इनसे क्या बनता है? डाइसैकेराइड, जिसका नाम है सुक्रोज। चलिए, हाईएस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया इन विच स्टेट, भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सर्वाधिक पशुधन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भकाल। तो गाय का गर्भकाल पूछा है तो 283 दिन होता है, ये बताया भी था। अगर हम बुफेलो की बात करें, भैंस, बुफेलो, ठीक है, बुफेलो, बुफेलो की बात करें तो 310 दिन। अगर हम पिग की बात करें तो 114 दिन, गोट 148 डेज, और सीप का होता है 150। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, किसका कितना होता है गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। ठीक है, इंसेमिनेशन के कितने दिन बाद काविंग होती है? तो ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। फुट एंड माउथ डिजीज, FMD जिसे कहते हैं, FMD। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज, FMD। FMD जो होता है, इसमें क्या होता है? मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, फुट एंड माउथ, और पैरों में क्या होते हैं? जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? लंगड़ा के चलने लगते हैं। उनमें भी क्या होता है? जो खुर होते हैं वो, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं उनके। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं FMD। तो किसकी वजह से होता है? वो वायरस की वजह से होता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सेकंड। अगला देखते हैं इसका, सीमेन डिल्यूशन इज डन बाई। ठीक है, वीर को तनु बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, साल्ट सोल्यूशन मिलाया जाता है, या वाटर, या आइस। ठीक है, तो एग योग, अंडे की जर्दी जिसे कहते हैं, एग योग। ठीक है, उसको तनु बना लेते हैं। जो कंसंट्रेशन हाई होता है उसको तनु किससे बनाते हैं? एग योग से। तो आंसर क्या है उसका? पहला। अच्छा, ये बुक देखो, बुक का नाम दिया है, काफ़ी बड़ी है, दिया है द बुक अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये दिया है कि भाई बुक के जो है ऑथर्ड कौन है। ठीक है, या कि लेखक कौन है इसके? तो MS रंधावा। ठीक है, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, और जो MS स्वामीनाथन, BP पाल हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये किसने लिखी है? MS रंधावा ने। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। फ्लू क्यूरिंग, रचाई, धूम्रपान तकनीक जिसे रचाई कहते हैं, फ्लू प्रकार की। ठीक है, रचाई किसमें की जाती है? देखो, रचाई जो होती है वो किसमें की जाती है? तम्बाकू में की जाती है। ठीक है, रचाई जो है क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग मेनली, वो किसमें की जाती है? तम्बाकू में। इसमें भी देखो अन्य और भी प्रोसेस आती है, जैसे प्राइमिंग हो गया। प्राइमिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग का एक मेथड होता है, उसमें मैच्योर लीफ जो होती हैं, जिसे सैंड लीफ कहा जाता है, उनको क्या करते हैं? रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि मैच्योर होती जाती है, उनको क्या करते हैं? रिमूव करते जाते हैं। और प्राइमिंग के बाद एक इसमें की जाती है, जैसे कहते हैं टपिंग। अच्छा, पहले टपिंग की जाती है, फिर प्राइमिंग की जाती है। ठीक है, प्राइमिंग और डीसकरिंग। देखो, ऐसे ये ऑर्डर होता है इसका, टपिंग, डीसकरिंग, ये ऑर्डर याद रखें। प्राइमिंग, देन क्यूरिंग। ठीक है, तो टपिंग में क्या होते हैं? एपिकल बड को रिमूव करते हैं।
रिमूवल ऑफ एपिकल बड, ठीक है, 2 से 3 पत्ती के साथ रिमूव कर लेते हैं, जिससे क्या हो, नीचे की जो पत्तियां हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है। फिर डी सकरिंग में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सकर्स निकल आते हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, तो आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सकर्स, ठीक है। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग हार्वेस्टिंग का मेथड होता है जिसमें ओल्ड लीफ या सैंड लीफ को रिमूव करते हैं और उसके बाद आ जाती है आपकी रचाई, उचित कलर लाना, ठीक है। तो जब क्यूरिंग हो जाती है तो जो तंबाकू होती है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट। ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है कि पत्ती का कलर जो है अच्छी क्यूरिंग के बाद किस प्रकार की हो जाती है, किस कलर की हो जाती है, तो वाइट या सफ़ेद रंग के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड। पक्सिनिया पैथ, पक्सिनिया पैथ किससे रिलेटेड है ये बताया भी था। देखो व्हीट रस्ट, गेहूं का जो रतुआ होता है या गेहूं की गेरवी, क्या कहते हैं इसे, गेरवी, ये बताया भी था कितने प्रकार की गेरवी होती है, ठीक है। तो पक्सिनिया उसी में, पक्सिनिया पैथ जो है उसी में पाया जाता है। जैसे देखो इसमें कैसे कौन कौन से होते हैं, एक होता है ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट जिसे काली गिरवी कहते हैं, इसे जो फंगस है उसका नाम है इसमें पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रामिनेस, ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, ठीक है। एक है ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट जिसे भूरी गिरवी कहा जाता है। ब्लैक रस्ट को देखो स्टेम रस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेम रस्ट, ठीक है। ब्राउन रस्ट है, इसका नाम है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा नामक फंगस से होता है ये। और एक है आपका येलो रस्ट, पीली गिरवी, येलो रस्ट, येलो रस्ट का जो फंगस का नाम है वो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, स्ट्राइफॉर्मिस। देखिए ब्लैक रस्ट को कहा जाता है स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट को कहा जाता है आप लीफ रस्ट, ठीक है। ब्राउन रस्ट को क्या कहा जाता है, लीफ रस्ट, और येलो रस्ट को कहा जाता है स्ट्राइप रस्ट, स्ट्राइप रस्ट, ठीक है। ये भी बताया था कि ये क्या होता है, हेटेरोसियस नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। ये देखो व्हीट बंट जो है ये भी नहीं टिलेटिया फोइटिडा के कारण होता है, टिलेसिया फोइटिडा। स्मट जो है स्टिलेगोन्यूडा के कारण होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट सुटेबल सॉइल पीएच रेंज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। फसलों उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए, तो ये न्यूट्रल से लगभग कितना 7.5 लगभग। देखो ये रेंज न्यूट्रल ही कहलाती है, 6.5 से 7.5, ठीक है, ठीक। और फिर स्पेसिफिक फसल का अलग होता है। जैसे देखो राइस और टी का, अगर हम राइस और टी की बात करें, राइस और टी की बात करें तो इनका पीएच होता है 4 से 6 पीएच के बीच में उगाई जाती हैं, 4 से 6। आलू भी हमारा क्या है, लगभग इतनी पीएच पे ही एसिडिक सॉइल में ही लगभग ग्रो किया जाता है। देखा होगा असम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय होती है, ठीक है। असम और वेस्ट बंगाल की लगभग सॉइल जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक या अम्लीय होती है, ठीक है। तो फिर डिपेंड करता है कि पीएच क्या है, कौन सी फसल है। जैसे चुकंदर है, हाई पीएच पे भी उगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर सामान्य बात करें तो क्या होगा इसका आंसर सही, 6.5 से 7.5, ठीक है। चलिए अगला है द न्यूट्रिएंट हैविंग मेजर रोल इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो इसमें तेल संश्लेषण के जो योगदान होता है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का होता है, जिसका नाम है सल्फर। क्या नाम है, सल्फर। अगर हम देखो बोरान की बात करें, देखो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, जैसे सल्फर क्या है, ऑयल सिंथेसिस में यूज, ठीक है, अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर हम बात करें बोरान की, तो बोरान हेल्पफुल होता है फ्लावरिंग पार्ट पर, फ्लावरिंग पार्ट के लिए, जैसे पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे पोटेशियम का रोल होता है स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल मूवमेंट जैसे खुलने और बंद होने में सहायता देता है, ठीक है। अगर हम और भी जैसे देखें, अगर हम शुगर ट्रांसलोकेशन की बात करें, जिसे कहते हैं शुगर का स्थानांतरण, ये क्या है, उसमें भी पोटेशियम रोल निभाता है शुगर ट्रांसलोकेशन में, ठीक है। शुगर वाली फसलों को भी क्या दिया जाता है, पोटेशियम ज़्यादा दिया जाता है। तभी ऑयल सीड फसलों में जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट दिया जाता है ज़्यादा, कौन सा दिया जाता है, यही दिया जाता है सल्फर। ये क्या करता है, ऑयल कंटेंट बढ़ा देता है, ठीक है।
ट्रांसलोकेशन है ये, ठीक है, शुगर का स्थानांतरण, ठीक ये। और ये क्या करता है, फ्लावरिंग पार्ट पे रहता है जो पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी वजह से पॉलन स्टेरिलिटी भी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मोथा, मोथा का जो प्रोपोगेशन है साइप्रस स्पीसीज, मेनली अगर हम बात करें साइप्रस की तो साइप्रस रोटेंडस और साइप्रस स्कुलेंटस, ठीक है। तो इसका पूछा प्रवर्धन कैसे होता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है, दूसरा प्लांट तैयार कैसे होता है, तो ट्यूबर्स के द्वारा। आंसर क्या होगा इसका, थर्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी साइप्रस की स्पीसीज होती है सभी में क्या है प्रोपोगेशन, जरूरी नहीं कि ट्यूबर के द्वारा हो, ट्यूबर या राइजोम के द्वारा। कुछ स्पीसीज जैसे साइप्रस इरिया और साइप्रस फिम्ब्री स्टाइलिस, ठीक है, इनमें क्या है प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। साइप्रस स्पीसीज अगर जनरली बात करें तो ट्यूबर्स या राइजोम के द्वारा ही होता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक बात करें तो इरिया और फिम्ब्री स्टाइलिस में क्या है प्रोपोगेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, बाई सीड के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये बात इसमें याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सीड ट्रीटमेंट ऑफ शुगर कैन इज डन विद, ठीक, तो बेबिस्टीन से कर देते हैं, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट एग्लाल और एडिटान से भी करते हैं, एग्लाल और एरिटॉन से, ठीक है। इसके अलावा ये भी यूज़ कर लेते हैं, ये बात याद रखेंगे। पहला आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है IIPR, कहाँ है तो कानपुर में, कल्याणपुर कानपुर, इसका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसका। व्हाट डज टर्म NBPGR डिनोट्स, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ये कहाँ है, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। NBPGR कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। ICR का हेडक्वार्टर तो भाई सभी जानते हैं, नई दिल्ली, ठीक है। ICR का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी डेट भी याद रखना कब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पलिंग अलोंग द लीफ एज द कैरेक्टरिस्टिक डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, पत्ती के कोरों का बैंगनीपन किसकी कमी के कारण होता है। देखो बैंगनीपन कहीं भी आपको पर्पल कलर मिले, पर्पल कलरेशन, ठीक है, या डी कलरेशन किसकी वजह से होता है, तो एक ही न्यूट्रेंट की वजह से होता है, किसकी वजह से, फास्फोरस की वजह से, ठीक है। फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, डी कलरेशन हो जाता है, पत्तियों में बैंगनीपन हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला। चलिए आगे देखते हैं। डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर पैडी ट्रांसप्लांटिंग विद इन, डेपोक विधि पौध धान की रोपाई के लिए कितने समय में तैयार हो जाती है। देखो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है, लगभग 11 से 14 दिन में, ठीक है। डेपोक मेथड जो है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, 11 से 14 दिन में। इसमें जो सीड यूज़ करते हैं प्री जर्मिनेटिंग करते हैं, ठीक है। प्री जर्मिनेटिंग क्या करते हैं, भिगो देते हैं पानी में, जब थोड़े जर्मिनेट हो जाते हैं तो फिर क्या है इसको बो दिया जाता है, ठीक है। इसको मेट टाइप नर्सरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेट टाइप नर्सरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पिजन पी कॉमनली नोन एज, पिजन पी क्या है भाई, पिजन पी क्या है, रेड ग्राम है। अरहर को कहते हैं, अरहर या तुर, ठीक है, अरहर या तुर। तो आंसर क्या होगा इसका, पहला। जमुनापारी और बर्बरी किसकी नस्लें हैं, तो जमुनापारी और बर्बरी जो हैं वो एक बार और डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो किसकी हैं, गोट। तो आंसर इसका क्या होगा, फोर्थ, गोट, बकरी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डाईबैक, सिट्रस में जो है वो डाईबैक किसके कारण होता है, तो नींबू में जो डाईबैक होता है वो किसके कारण होता है, कॉपर डिफिशियंसी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। अगर हम डिफिशियंसी और भी न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी की बात करें तो हर न्यूट्रेंट की लगभग क्या है 2-3 डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। जैसे जिंक का मैंने बता दिया था। बोरान में के केस में क्या होता है, बोरान में तमाम हो जाता है, जैसे पॉलन स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और मॉलिब्डेनम का भी बता दिया था। तो कॉपर की वजह से क्या हो जाता है, डाईवैक हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। समस्याग्रस्त मृदाएं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात, ठीक है। देखिए समस्याग्रस्त मृदाएं ऐसे दिया प्रॉब्लमेटिक, अगर आपको सैलाइन और सोडिक करके दिया जाए लवड़ी और क्षारीय मृदाएं कहाँ पाई जाती, तो देखो क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। अगर समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में 2.23 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। फिर बात करें अगर आपकी उत्तर प्रदेश में तो 1.3 मिलियन हेक्टेयर। तो आंसर क्या होगा इसका, सही, ठीक है। अगर लवड़ी की बात करें या क्षारीय की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 4th। चलिए बोरो राइस आल्सो नोन एज, देखो 3 प्रकार के सीजन में उगाए जाते हैं, अस, अमन और बोरो, ठीक है। अमन जो होता है वो खरीफ सीजन का होता है, अमन जो धान होता है वो खरीफ सीजन का है। तो इसको पूछा बोरो धान किस नाम से जाना जाता है, तो बोरो धान को क्या है, समर राइस या स्प्रिंग राइस, हिंदी में क्या है, बसंत धान, ठीक है, बसंत धान। तो बोरो राइस को क्या समर राइस या बसंत धान कहा जाता है। अमन राइस जो होता है वो खरीफ सीजन, खरीफ वाला होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है पके केले में चीनी की मात्रा कितनी होती है, रैप्ड बनाना कंटेंट शुगर एज कितनी होती है, 26। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट तो 27%, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है शुगर और इसमें, ठीक है। तो मान लो 27 भी दे दिया, तो आपको याद रखना है शुगर क्या होती, कम होती, कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाई, तो रेनफॉल जो है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, एनीमोमीटर से मैंने बताया था। क्या, विंड स्पीड मेजर की जाती है। कर्व कार्ड का जो प्रयोग है वो आपका किया जाता है प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग में, किसमें, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। बारोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं। और रेन गेज का प्रयोग किया जाता है किसको, वर्षा मापने में, ठीक। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है ऑर्डिनरी, ऑटोमेटिक और ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑटोमेटिक में वैल्यू अपने आप आ जाती है और उसमें ऑर्डिनरी में क्या करते हैं, कब टाइप यूज़ करते हैं, इसको रख देते हैं फील्ड में, ठीक है। जब वर्षा होती है तो उसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, 4th। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये पुणे में स्थित है, ठीक है, पुणे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया चेंज नाइट्राइट टू नाइट्रेट आर, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। तो पहला है नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस, ज़ैंथोमोनास और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है उसका क्या नाम है, नाइट्रोबैक्टर। देखो जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस उसमें क्या होता है, जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, या अमोनियम फॉर्म में कह सकते हो आप। तो ये चेंज होती है पहले नाइट्राइट में, ठीक है। फिर इसके बाद ये नाइट्राइट जो है वो बदलता है किसमें, नाइट्रेट में, नाइट्रेट। इसको डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। आप चाहें तो चैप्टर देख लेना, ऑर्गेनिक मैटर और डिकम्पोजिशन, उसमें कई क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करता है नाइट्रोसोमोनास, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर।
अब देखो दोनों को मिला के कहते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है। और इसके लिए पीएच वगैरह जो भी फेवरेबल कंडीशन होती है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था लगभग, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।